अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ऑब्जेक्टिव जो हम इसमें कवर करेंगे, फर्स्ट पे ओवुलेशन की डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन। सेकंड पे डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवम। सेकंड पे डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, उसके अंदर हम लोग उसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिजीज़ देखेंगे। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फीटस मंथ टू मंथ। नंबर फोर पे हमारे पास आता है फीटल स्कल, उसकी डिवीजन ऑफ द फीटल स्कल, बोन्स ऑफ द वॉल्ट एंड सूचर्स। फाइव पे हमारे पास आता है फीटल सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी चेंजेस एट बर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ओवुलेशन की डेफिनेशन। ओवुलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है और डिस्चार्ज करता है सेकेंडरी ओसाइट ओवम, जिसको हम एग कहते हैं, पेल्विक कैविटी फिब्राई के अंदर, जो कि यूट्राइन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अगर नॉर्मली इस प्रोसेस को कहें तो ओवरीज से जो एग निकल के यूट्राइन ट्यूब के अंदर आता है तो उसको ओवुलेशन कहते हैं। और ये ओवुलेशन होती है 14 दिन बाद, 14 डेज़ के साइकिल के बाद ओवुलेशन फेज आता है। और एग यूट्राइन ट्यूब के अंदर 48 आवर्स तक रहता है। नेक्स्ट ये पिक्चर है ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट पे हमारे पास जो ओवरियन स्ट्रोमा है उससे फॉलिकल बनता है, ओवरियन मेम्ब्रेन है जो, और कॉर्पस ल्यूटियम है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास ओवरीज ये है, इससे जो एग निकलता है ये ओवुलेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन तब होती है जब उसके अंदर स्पर्म्स जाते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। और जो आगे जाके बनता है एग न्यूक्लियस स्पर्म बनता है, जिसको हम अगर देखें ये वाला। उसके बाद जाइगोट फेज़ आता है डे 2 के अंदर, और ये 3 फेजेस मिला के कौन सा बनाते हैं, जाइगोट डिवीज़न इनके अंदर होती है। 2 सेल डिवीज़न होती है, फिर 4 सेल डिवीज़न होती है, 8 सेल डिवीज़न होती है, और उसके बाद फिर मोरोला बनता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं। और जब मोरोला के बीच में कैविटी बन जाती है, स्पेस बन जाती है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और उसके बाद ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे फर्टिलाइजेशन और कॉन्सेप्शन की। ह्यूमन की जो फर्टिलाइजेशन है उसको कॉन्सेप्शन कहते हैं। अगर कोई भी मदर प्रेग्नेंट हो गई है तो हम कहेंगे कि कंसेप्शन कर चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इसके अंदर क्या होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है स्पर्म का और ओवम का, आपस में दोनों का मिल जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है। और उसके बाद फिर जाइगोट फेज़ में जाता है, जो हमने पीछे देखा। ये जाइगोट फेज़ जो डे 2 है यहाँ पे चला जाता है। और जो इसकी सेकंड लाइन में लिखा है, और ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लेता है, 12 से 24 आवर्स या 12 से 24 घंटे लेता है। और ये नॉर्मली ऑकर होता है एम्प्यूला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब के अंदर। ये भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसकी सेकंड पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में ओवुलेशन दिखाई गई है, सेकंड में फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म्स उसके अंदर चले जाते हैं एग के अंदर और क्या बन जाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और उसके बाद सेकंड 2 सेल डिवीज़न होती है, 4 सेल डिवीज़न, 8 सेल डिवीज़न, और मोरेला बनता है। और जब इसके अंदर स्पेस आ जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, और फिर उसकी यूट्राइन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। जैसे कि आपने देखा कि ओवम मूव करता है यूट्रस की तरफ सेल डिवीज़न करते हुए, और मोरोला भी आपने देखा। और इसके अंदर जो कैविटी बनती है तो वो क्या मोरोला कहलाता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मोरोला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है जब उसके अंदर कैविटी बन जाती है। और इस प्रोसेस में यानी कि 7 दिन उसको लगते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंचने तक। और उसके बाद ये एंडोमेट्रियम, जो कि इनर लेयर ऑफ यूट्रस है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है डेसिडुआ पर। और टाइनी प्रोजेक्शंस उससे निकलते हैं ब्लास्टोसिस्ट से, जो कि हेल्प करते हैं उसको एंडोमेट्रियम की लेयर से
अटैच होने में। ये एक और पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम के बाद जाइगोट, मोरोला, ब्लास्टोसिस्ट एंड एम्ब्रियो बनता है। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवम क्या है कि जिसमें ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है, एग के अंदर स्पर्म जाता है और वो फर्टिलाइज्ड होके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है एंडोमेट्रियम में। और इम्प्लीमेंटेशन कितने 3 से 4 दिन लगते हैं उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने में। और उसके बाद एम्ब्रियो बनने में कितना टाइम लगता है उसको कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंचने में 6 से 7 दिन उसको लगते हैं कि वो फुली फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, क्योंकि बेबी अब वहाँ पे यूट्राइन ट्यूब में इम्प्लांट हो चुका है, अब प्लासेंटा बनेगा। अब 3rd वीक के अंदर क्या होता है, ओवम कवर होता है कोरियोनिक विलाय से, और ये जो कोरियोनिक विलाय होते हैं ये अटैच होते हैं डेसिडुआ से, जो कि पेनिट्रेट करते हैं मैटरनल ब्लड को। मैटरनल ब्लड का मतलब ये है कि मदर्स की बॉडी के यूट्राइन ट्यूब के ज़रिए मदर की बॉडी के अंदर यूट्राइन ट्यूब के ज़रिए आते हैं और वहाँ से ब्लड कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स बनाते हैं। और ये मैटरनल ब्लड किस तरीके से अब्जॉर्व होता है, कोरियोनिक विलाय जो कि अब्जॉर्ब करता है नरिशमेंट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें प्लासेंटा, यूट्रस, मसल वॉल, प्यूबिक सिम्फिसिस, राइट हैंड पे अम्बिलिकल कॉर्ड, रेक्टम, ब्लैडर, वजाइना। ये कोरियोनिक विलस क्या होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं स्टेम विद ब्रांचेस, स्मॉलर विलाय, और इनकी एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है, और जो सेकंड है सिंसाइटियम, और इनर लेयर उनको लैंगहन सेल्स कहते हैं। और जो सेंटर ऑफ द विलस है ये फोइटल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स ऑफ द अदर विलाय कहलाती हैं, और ये अम्बिलिकल वेसल्स बनाती हैं। जो कोरियोनिक विलाय है सराउंड होता है बाय मैटरनल ब्लड एंड द लैंगहन सेल्स एब्जॉर्ब्स नरिशमेंट फ्रॉम दिस मैटरनल ब्लड, यानी कि मदर से क्या करते हैं, नरिशमेंट और ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो मैटरनल एंड फोइटल ब्लड है ये आपस में मिक्स नहीं होता, ये सेपरेट होता है, क्योंकि मुख्तलिफ लेयर्स इनको सराउंड करके रखती हैं कोरियोनिक विलस की। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कोरियोनिक विलाय जो प्लासेंटा के बाद बनता है। ये हमारे पास प्लासेंटा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास प्लासेंटा है, और ये उसके बाद ये कोरियोनिक विलाय बने हुए हैं जो मदर के यूट्रन के अंदर गए हुए हैं, डेसिडुआ के अंदर, एंडोमेट्रियम से डेसिडुआ के अंदर गए हुए हैं कोरियोनिक विलाय। और यहाँ से ये यानी कि नरिशमेंट या जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह बेबी को चाहिए होते हैं यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गन है जो कि टू सेपरेट इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है, मदर्स एंड फीटस के दरमियान कनेक्शन या ब्रिज होता है, और ये फॉर्म करता है कोरियन एंड डेसिडुआ बेसिलस से, जो कि एरिया ऑफ एंडोमेट्रियम में बिटवीन इम्प्लांटेड कोरियोनिक वेसिकल और मायोमेट्रियम से यहाँ पर ये दोनों के बीच लिंकेज होता है। और ये मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा डेसिडुआ सेरोटिना है। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये ज्वाइन होता है मदर एंड फीटस, जिसमें ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि मदर से फीटस के अंदर जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बेबी का या फीटस का वो मदर के अंदर आता है और फिर बाहर की तरफ जाता है। ये टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि ज्वाइन करता है मदर और फीटस को, ताकि बेबी को ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और मदर भी फीटस को कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ कर सके। और इसके 15 से 20 लोब्स होते हैं। ये सेकंड पिक्चर भी आप देख सकते हैं प्लासेंटा की। ये जो नीचे वाली साइड है जो कि किससे जुड़ी हुई होती है, यूट्रस लेयर के अंदर जुड़ी हुई होती है
एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम तक जाती है। इसके अंदर आप अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं, दिखा दूं आपको। ये हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटल वेन, फीटल आर्टरी, मैटरनल वेन, कोरियोनिक विलस और लास्ट में हमारे पास इंटरवेलस स्पेस। ये नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूट्राइन वॉल, ये हमारे पास यूट्राइन वॉल है और ये नॉर्मल है, ये एक्रेटा है, इनक्रेटा उसके नीचे और पैक्रेटा उसके नीचे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लासेंटा है, बीच का जो पार्ट है। आगे चलते हैं। अब फंक्शन ऑफ प्लासेंटा क्या है। फर्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए और ये प्लासेंटा से मदर में जो भी न्यूट्रिशन वगैरह की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है, रिस्पायरेशन, क्योंकि फीटस क्योंकि ख़ुद से तो ब्रीथ कर नहीं सकता, तो ये प्लासेंटा के ज़रिए बेबी को ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले लिया जाता है। थर्ड, ये स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन की से ये प्लासेंटा के अंदर, और जब भी उसको बेबी को ज़रूरत होती है तो वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फीटस को दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम इन्फेक्शन। ये फीटस को बचाता है इन्फेक्शन से एक्सेप्ट सिफिलिस वायरस के अलावा बाकी सबसे उसको बचाता है, जैसे कि जर्मन मीजल से बचाता है उसको, या फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं उनसे बचाता है। फिफ्थ हमारे पास आता है हार्मोनल फंक्शन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करता है प्लासेंटा 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि हेल्प करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, ताकि ब्रेस्ट की लैक्टेशन स्टार्ट ना हो। और जैसी डिलीवरी होगी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन कम हो जाएगी एंड लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। लैक्टेशन का मतलब ये है कि मदर्स के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा या डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लासेंटा। जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लासेंटा है वो एब्रप्चियो प्लासेंटा, प्लासेंटा एक्रेटा, प्लासेंटा प्रीविया और मालफॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा के अंदर प्लासेंटा सक्सेंचुरेटा। इन सारों को एक एक करके आगे देखते हैं। तो नॉर्मल प्लासेंटा जैसे कि आप देख सकते हैं, और सेकंड में हेमरेज ब्लीडिंग हो गई है, और जो थर्ड है प्लासेंटा एब्रप्शन, कंसील्ड हेमोरेज, जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो सकती है। ये प्लासेंटा एक्रेटा है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले के अंदर तो जो यूट्रस है वो आपको दिख रहा है जो पिंक कलर का है, और सेकंड में क्या है कि वो उसके अंदर तक चला गया है, ज़्यादा डीप चला गया है। इस पार्ट को देखें, ये पार्ट ज़्यादा यूट्रस के अंदर चला गया है इस पार्ट के मुकाबले में। तो जब इसको रिमूव किया जाएगा तो मदर के लिए कॉम्प्लिकेशन है कि उसको यूट्रस ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो उसके मदर के डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है ये प्लासेंटा प्रीविया कि जिसके अंदर नॉर्मल प्लासेंटा है, और प्लासेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल प्लासेंटा प्रीविया, जिसमें जो प्लासेंटा है वो नीचे यानी कि सर्वेक्स और वजाइना को ब्लॉक कर देता है, जहाँ से बेबी ने बाहर जाना होता है वही एरिया क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और अगर ये एरिया ब्लॉक हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और क्या करना होगा, सीजर करना होगा। ये हमारे पास प्लासेंटा प्रीविया है जिसके अंदर क्या है, क्योंकि जो इसमें भी यानी कि वो इसी की दूसरी एग्जांपल दी गई है कि ये पार्ट और ये जो प्लासेंटा है ये रॉन्ग जगह पे बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सक्सेंचुरेटा लोब ऑफ प्लासेंटा।
इसमें क्या होता है, एक स्मॉल या एक्स्ट्रा लोब बन जाती है किस चीज़ की, प्लासेंटा की। और जब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हम प्लासेंटा रिमूव करते हैं तो वो एक्स्ट्रा लोब अंदर ही रह जाती है, और अंदर रहने से क्या होता है कि वो हेमरेज की तरफ और उसके बाद इन्फेक्शन की तरफ लेके चली जाती है, जो कि मदर के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लासेंटा की वेरिएशंस। इसको आप देख सकते हैं बायबेटाइट या बायलो बेड प्लासेंटा, और ये सर्कम मार्जिनेट प्लासेंटा, वेलामेंटस इंसर्शन, बेटलडोर इंसर्शन, circumvallate insertion and succensurata lobe। टाइप्स ऑफ प्लासेंटा हमारे पास 3 है, प्लासेंटा बाइपार्टाइट, प्लासेंटा ट्राइपार्टाइट एंड सर्कमवेलेट प्लासेंटा। इन सारों को एक एक करके आगे देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है प्लासेंटा बाइपार्टाइट, जिसके अंदर 2 कंप्लीट एंड सेपरेट लोब्स होती हैं मेन कॉर्ड बाइफरकेट्स की, जो कि सब बहुत इनकी पार्ट्स से सप्लाई के हैं। इसको देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स हो गए। सेकेंड पे हमारे पास आता है प्लासेंटा ट्राइपार्टाइट, जिसके अंदर सिमिलर या बाइपार्टाइट की तरह 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स बन जाते हैं। पीछे हमने देखा कि 2 और इसके अंदर इस तरह के 3 बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कमवेलेट प्लासेंटा। सर्कमवेलेट प्लासेंटा के अंदर क्या होता है, एक ओपेक की रिंग बन जाती है फीटल सरफेस और प्लासेंटा के ऊपर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल इंसर्शन होती है कॉर्ड की, और जो नॉर्मली इसमें डबलिंग बैक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें जो फीटल सरफेस ऑफ द प्लासेंटा है ये क्या हो जाती है, प्लासेंटा को यानी कि नेर से लीव करती है। प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटा के सेंटर से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलना चाहिए, लेकिन ये साइड से निकल जाता है। इसको आगे वाली पिक्चर में देखते हैं। ये हमारे पास सर्कम मार्जिनेट प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटा को सेंटर से निकलना चाहिए लेकिन ये साइड से निकल रहा है। ये यानी कि इंसर्शन कर रहा है एज ऑफ द डिस्क से। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजीज़ ऑफ प्लासेंटा, यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ प्लासेंटा में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, FGR, प्री एक्लेम्पशिया, प्लासेंटल एब्रप्शन एंड एबनॉर्मल कॉर्ड इंसर्शन, जो कि 50% स्टिल बर्थ यानी कि डेथ कॉज करते हैं, एंड एबनॉर्मल प्लासेंटल स्ट्रक्चर की वजह से या उसके फंक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाना, और रिस्क होता है ज़्यादातर स्टिल बर्थ डेथ का, यानी कि पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर, यूट्राइन के अंदर। पहला देखते हैं प्लासेंटल एब्रप्शन। प्लासेंटल एब्रप्शन में क्या होता है कि जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लीडिंग हो रही है और ये नॉर्मल है। सेकेंड में हमारे पास आता है बेटलडोर इंसर्शन एंड वेलामेंटस इंसर्शन। बेटलडोर इंसर्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्शन हुई है, और वेलामेंटस इंसर्शन में क्या है, ये पूरा यहाँ से घूम के यहाँ पे इंसर्शन हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, यानी कि प्लासेंटा की। अब हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड को देखते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होते हैं, ये एक्सटेंड होती है फीटल सरफेस टू प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा से फीटल तक का जो रूट है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए आता है, और ये जो अम्बिलिकल एरिया है फीटस का, ये 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बन जाता है, और ये ओरिजिनेट करता है यानी कि लिंकेज बनवाता है बिटवीन एमनियोटिक साइड एंड योल्क सैक। इन दोनों के दरमियान क्या होता है, ब्रिज बनाता है, और ब्लड वेसल्स ट्रांसमिट करता है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि आर्टरीज, वेन और अम्बिलिकल कॉर्ड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू बेबी, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बेबी। स्ट्रक्चर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कंटेन करती है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, जो कि कॉन्टीन्यूसली ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती हैं कोरियोनिक विलाई ऑफ द प्लासेंटा से।
और जो होल कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये कवर होती है अमाइनो से और ये कंटिन्यू जाती है कवरिंग इसकी प्लासेंटा तक। और ये प्रेजेंस ओनली इसके अंदर 2 वेसल्स प्रेजेंट होती हैं कॉर्ड के अंदर, इंडिकेट करता है रेनल मालफॉर्मेशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फीटस को और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। मेजरमेंट नॉर्मल जो इसकी लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की 22 इंचेस तक होती है, लेकिन माल फॉर्मेशन या जिसको हम कह सकते हैं डिजीज़ की वजह से या सही तरह ना बने तो उसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं, शॉर्ट कॉर्ड हो जाती है एंड लॉन्ग कॉर्ड बन जाती है। शॉर्ट कॉर्ड जो हमारे पास होती है लेस देन 15 इंचेस होती है और ये यानी कि लेबर को प्रिवेंट करती है डिसेंडेंट ऑफ फीटल हेड, नहीं फीटल हेड को नीचे आने नहीं देती है प्रॉपरली, क्योंकि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी होगी बेबी सही तरह वजाइना के ज़रिए बाहर नहीं निकल सकता। सेकंड पॉइंट क्या है, कभी कभी ये क्या नेक से अगर राउंड कर जाए तो तब भी फीटल को नीचे लाने में डिस्ट्रेस या परेशानी महसूस होगी। थर्ड क्या है कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड ज़्यादा शॉर्ट होगी तो उसमें प्री मैच्योर होने का ज़्यादा चांस है, यानी कि कोई जगह उसकी ज़्यादा दब गई हेड की या उसके बाजू की तो फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 4 पे सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा आफ्टर डिलीवरी कॉर्ड इंट्रैक्शन में कॉज अ शॉर्ट कॉर्ड टू ब्रेक। और इसमें यह भी हो सकता है कि जब हम प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को डिलीवर हो रहा हो तो उसके दरमियान अगर प्लासेंटा ब्रेक हो गया नॉर्मली बाहर निकालने के बाद, फिर उसको लॉक किया जाता है और फिर कट किया जाता है प्लासेंटा को। अगर प्लासेंटा बीच में हो गया, एब्रप्ट हो गया, तो उससे दोनों को ही ख़तरा है। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है लॉन्ग कॉर्ड की। लॉन्ग कॉर्ड ये अबव होता है 25 इंचेस से, 25 इंचेस से बड़ा होता है और इसमें इनकी इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर ये बेबी के नेक से या गले से अगर मुड़ गया तो जब डिलीवरी के दौरान क्या होगा, उसका गला दब सकता है और उसकी डेथ हो सकती है यूट्रस के अंदर ही। और इसका दूसरा क्या है कि अगर टाइटनिंग भी कर सकता है लेबर से पहले भी, अगर बेबी मूव करता है तब भी उसमें उसका गला दबा सकता है। और फॉल्स नॉट्स भी कभी कभी बने होते हैं जिनको वाटन्स जेली कहते हैं, जो कि कॉर्ड अराउंड द नेक होती है, यानी कि गले से तो लिपटी भी होती है लेकिन सही तरह बांधा हुआ नहीं होता है, यानी कि अगर उसको खींचोगे तो खुल जाती है और कुछ टाइट बन जाते हैं जो कि गले को दबा देते हैं। इस कंडीशन को आप देख सकते हैं जो कि नॉर्मल एनाटॉमी है, जिसमें नीचे देखें कहीं पे कुछ नहीं आ रहा, सही तरह ब्लड जा रहा है और आ रहा है। और सेकंड में क्या है, इस वाले एरिया को देखें और इस वाले एरिया को देखें, जब उसके जो अम्बिलिकल लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड है वो उसके गले से चिपक जाती है या गले से लिपट जाती है। सेकंड हमारे पास क्या है, इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। सही, कॉर्ड की भी इंसर्शन होती है, सेंट्रल इंसर्शन, लेटरल इंसर्शन एंड बैटल इंसर्शन। सेंट्रल इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्ट होता है सेंटर ऑफ द प्लासेंटा के अंदर, जो कि सही है। सेकंड क्या है, लेटरल इंसर्शन, जो कि मालफॉर्मेशन कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है, सेंटर के अंदर होता है बट डिस्टेंस से आता है। और बैटल डोर इंसर्शन क्या होता है, कॉर्ड अटैच होती है एज ऑफ द प्लासेंटा से। और फोर्थ हमारे पास आता है वेलमेंटस इंसर्शन, जो कि हम इन सारों की पिक्चर हम पीछे ही देख चुके हैं, आप दोबारा वीडियो से जाके देख सकते हैं। और जो हम आगे भी इसकी पिक्चर दिखा दूंगा इन सारों की। और ये जो कॉर्ड है ये इंसर्ट होती है मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स में और रन करती है प्लासेंटा के अंदर। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये यानी कि मेम्ब्रेन ओस लेयर पर होते हैं, यानी कि ये टर्म वासा प्रीविया में रप्चर्ड होते हैं ब्लड वेसल्स और लेके जाते हैं फिर उसके बाद जाते हैं फीटल तक। और इसकी ये हेमरेज भी कॉज कर सकता है, स्टिल बर्थ डेथ भी कॉज कर सकता है। ये हमारे पास बैटल डोर इंसर्शन है कि जिसमें सेंटर की जगह साइड से जा रहा है, एज से।
ये एसेंट्रिक इंसर्शन है कि जिसमें प्लासेंटा ये रहा और इसके ऊपर से बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड जा रहा है, हालांकि सेंटर से जाना चाहिए। इस तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं, पहला नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन है और सेकंड में आप देखें वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन है। वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन में क्या हो रहा है, ये प्लासेंटा है और इसके ये दरम्यान ये थोड़ा इसके यूट्रस के अंदर गया हुआ है और फिर उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड बन के बेबी में आ रहा है, तो इसका भी आपने देख लेना है। और जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड भी इसकी यही है, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, और ये वासा प्रीविया है। वासा प्रीविया में इसमें इतना सा था और इसमें ये पूरा इस तरह घूम के फिर उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, ये ब्लू जो है, ब्लू पार्ट क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है और जो रेड है ये प्लासेंटा है। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ऑफ द एम्ब्रियो फीटस मंथ टू मंथ डेवलपमेंट देखेंगे। फर्स्ट 4 वीक्स के अंदर क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है ले डाउन हो जाती है प्रिमिटिव फॉर्म में, और जो प्रिमिटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका बनना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट उनका डेवलप होना शुरू हो जाता है और बीट उनकी स्टार्ट हो जाती है, कवर्ड हो जाता है, एक लेयर ऑफ स्किन उनकी बन जाती है और लिम्ब बड्स बन जाते हैं। इनके लिम्ब बड्स का मतलब ये नहीं कि हाथ पाँव के छोटे छोटे हिस्से उनके बन जाते हैं। 4 to 8 वीक्स के अंदर क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होती है, जो उनका बॉडी सिस्टम है प्रिमिटिव फॉर्म से कंटिन्यू टू डेवलप होने चला जाता है, स्पाइनल नर्व उनकी बन जाती है और ब्लड पंप होता है अराउंड द वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स उसके अंदर आ जाती हैं। और फिफ्थ में क्या, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। 6 और इसके बाद क्या होता है, किडनी बिगेंस टू डेवलप, किडनी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, स्केलेटल ऑसिफिकेशन यानी कि स्केलेटल सिस्टम इनका बनना स्टार्ट हो जाता है, हेड एंड फेशियल फीचर इनके बन रहे होते हैं और एम्ब्रियो विजिबल हो जाता है अल्ट्रासाउंड के अंदर 6 वीक्स के बाद। 8 to 12 वीक्स के अंदर क्या होता है, रैपिड वेट गेन होता है, आईलिड्स मीट फ्यूज़ होती हैं, यूरिन पास करता है, स्वेलोइंग बिगन करता है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसका अपेयर होने लग जाता है और फिंगर नेल्स उसके डेवलप हो जाते हैं। 12 to 16 वीक्स के अंदर उसका रैपिड स्केलेटल डेवलपमेंट होती है, जो कि एक्सरे से भी उसका स्केलेटल सिस्टम दिख रहा होता है। और लेनेगो अपील्स, लेनेगो क्या है, यानी कि बेबी के पूरी बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, स्मॉल सॉफ्ट हेयर्स। थर्ड में क्या, मेकोनियम प्रेजेंट इन गट, यानी कि उसके गट के अंदर एक्टम के अंदर मेकोनियम जो कि फर्स्ट टूल होता है बेबी का, वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है या उसके गट के अंदर प्रेजेंट होता है थोड़ा। और 4 में क्या होता है, नेज़ल सेप्टम एंड पैलेट फ्यूज़ बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फुली डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं 12 to 16 वीक्स के अंदर के मेल है कि फ़ीमेल है 12 वीक्स के बाद। और जो फीटस होता है कैपेबल होता है ऑफ सकिंग थंब को सक कर रहा होता है। इन थंब को सक करने का मतलब ये है कि थंब को चूस रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास 16 to 20 वीक्स के अंदर कांस्टेंट वेट गेन होता है और क्विकनिंग मदर फील्स फीटल मूवमेंट, मदर को फीटल मूवमेंट मौजूद महसूस होती है कि बच्चा हिल रहा है या किक कर रहा है। और इसके फीटल हार्ट आप सुन सकते हैं, फीटल हार्ट रेट आप सुन सकते हैं ऑस्कल्टेशन के ज़रिए। और वर्निक्स सिज़ोसा अपेयर हो जाती है, जो कि एक लेयर होती है बेबी को जाके उसकी स्किन को हेल्दी रखती है। स्किन सेल्स जो बिगिन हो जाते हैं रिन्यूअड हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास 20 to 24 वीक्स के अंदर क्या होता है, जो मोस्ट ऑर्गन्स है वो फंक्शन करने लग जाते हैं, आइज़ उसकी कंप्लीट बन जाती हैं, पीरियड ऑफ स्लीप एंड एक्टिविटी होता है, एयर अपरेटस उसका बनने लग जाता है, रिस्पॉन्ड टू साउंड करता है बेबी, और स्किन और रिंकल हट जाता है, और सर्फेक्टेंट जो सिक्रेट करता है लंग्स फ्रॉम 20 वीक्स। 24 to 28 वीक्स तक
लीगली वेएबल और सर्वाइवल में भी एक्सपेक्टेड कि बच्चा हेल्दी पैदा होगा और ज़िंदा है अभी तक। आईलिड्स ओपन कर लेता है, रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स करता है, यानी कि रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम उसका पूरा तैयार होने लग जाता है। 28 to 32 वीक्स के अंदर बिगेंस करता है, स्टोर करता है फैट एंड आयरन को अपनी बॉडी के अंदर। टेस्टिस उसके डिसेंडेंट हो जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, और लेनोगो डिसअपेयर फ्रॉम स्पेस, जो कि सॉफ्ट हेयर होते हैं वो उसके फेस से डिसअपेयर हो जाते हैं, और स्किन उसकी पेलर हो जाती है और फ्यूअर रिंकल्स रह जाते हैं। 32 to 36 वीक्स उसका वेट गेन होता है 25 kg पर डे, और 25 ग्राम पर डे उसका होता है। और इंक्रीज़ होता है उसका फ़ैट, यानी कि इंक्रीज्ड फैट होता है, बॉडी मोर राउंड हो जाती है उसकी। लेनोगो डिसअपेयर फ्रॉम बॉडी, जो उसके सॉफ्ट हेयर हैं वो रिमूव हो जाते हैं सारे, और हेयर ऑन अ फीटल ही लेंथन्स, और हेयर उसकी दोबारा निकलते हैं जहाँ जहाँ पे पूरी बॉडी पे होने चाहिए। नेल उसके रीच कर जाते हैं, टिप ऑफ फिंगर बन जाती हैं, एंड टॉयज़ बन जाते हैं, हाथ पाँव यानी कि उंगलियां बन जाती हैं। एयर कार्टिलेज उसका सॉफ्ट होता है। 36 वीक्स टू बर्थ इज़ एक्सपेक्टेड कि बर्थ कब होगी। 36 वीक्स के बाद या 40 वीक्स तक बॉडी राउंड एंड बल्ब शेप हो जाती है, और स्कल फॉर्म्ड हो जाता है, सॉफ्ट एंड प्लेएबल होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स, 32 वीक्स, 36 वीक्स एंड 40 वीक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीटल स्कल। अब फीटल स्कल क्या है, यानी कि फीटल का जो हेड है वो लार्ज होता है रिलेटेड टू द फीटल बॉडी, उसकी बॉडी के लिहाज से उसका जो स्कल है वो बड़ा होता है। और अडेप्टेशन बिटवीन स्कल्स एंड पेल्विस आर नेसेसरी, यानी कि उसके हेड से और जो मदर का पेल्विस है उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि अगर उसका ज़्यादा बड़ा सर है, वजाइना से बाहर आ भी सकता है या नहीं आ सकता, तो फिर उसका सीज़र करना होगा। अगर आ सकता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की। ये फीटल का स्कल है जिसके अंदर आप बोन्स के नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास फ्रंटल बोन, और ये जो येलो पार्ट है फ्रंटल बोन, स्फिनोइडल फॉन्टेनल, ये फॉन्टेनल है जहाँ पे बोन्स फ्यूज़ होंगी बाद में, और ये एंटीरियर फॉन्टेनल, पैराइटल बोन, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ऑक्सीपिटल बोन एंड मेस्टॉइड फॉन्टेनल, और ये टेम्पोरल बोन। इसके सारे नाम आपको याद होने चाहिए। डिवीज़न ऑफ द फीटल स्कल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉल्ट में, बेस बोन में एंड फेस में। जो वॉल्ट में ये लार्ज पार्ट होता है इमेजिनरी लाइन बिटवीन ऑर्बिटल रिजेस के दरमियान एंड नेप ऑफ द नेक के। और जो बेस बोन होती है ये फॉर्मली यूनाइट होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है वाटर सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा को। और जो थर्ड फेस है ये कंपोज्ड होता है 14 स्मॉल बोन्स के, और फॉर्मली यूनाइटेड होते हैं एंड नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं। इसमें आप इन तीनों को दे सकते हैं, वॉल्ट, फेस एंड बेस। द बेस ऑफ द वॉल्ट के अंदर क्या आ जाता है, वॉल्ट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन एंड 2 फ्रंटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के अंदर लाइस बैक ऑफ द हेड है, और जो पैराइटल बोन है ये लाई करता है आइदर साइड ऑफ द स्कल, दोनों साइड ऑफ द स्कल के। और जो फ्रंटल बोन है ये फोरहेड बनाता है, फ्रंटल बोन 2 फ्रंटल बोन्स फोरहेड बनाती हैं। और इसका जो अपर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है बोथ साइड पर हेड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वॉल्ट बनाती हैं, एंड 2 टेम्पोरल बोन्स। इसमें भी आप देख सकते हैं क्रेनियल वॉल्ट कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल बोन आ जाता है, पैराइटल बोन, स्क्वैमस पोर्शन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ग्रेटर विंग्स ऑफ द स्फिनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन्स जिसको स्क्वैमस पोर्शन भी कहते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ऑक्सीपिटल ये पर्पल कलर, टेम्पोरल पिंक कलर, पैराइटल ग्रीन कलर और फ्रंटल ब्लू कलर। और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड आप देख सकते हैं टेम्पोरल के साथ ये एरिया आपको दिखाता चलो, ये एरिया।
ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है। नेक्स्ट बात करते हैं सूचर्स की। सूचर्स क्या हैं? ये क्रेनियल जॉइंट्स हैं जो कि दो बोन्स के दरमियान बनते हैं और ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि बेबी में आगे जाके बनते हैं, जो बोन फ्यूज़ हो जाते हैं। नॉर्मली जो बेबी बोन होता है उसके अंदर 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं और ये बोन्स कुछ बोन्स फ्यूज़ होके क्या बन जाती हैं, एक बोन बना लेती हैं। और जैसे कि 206 हड्डियाँ फिर अडल्ट के अंदर हो जाती हैं क्योंकि कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। सूचर्स क्या है? इमूवेबल जॉइंट्स हैं। अब सूचर्स कौन कौन से? फ्रंटल सूचर है जो कि बिटवीन दो फ्रंटल बोन्स के दरमियान होता है। सेकंड सजाइटल सूचर है जो कि बिटवीन टू पैराइटल बोन्स के दरमियान होता है। थर्ड पे लैम्बडॉयडल सूचर है जो कि सेपरेट करता है ऑक्सीपिटल बोन को टू पैराइटल बोन्स से। फोर्थ पे कोरोनल सूचर है जो कि सेपरेट करता है फ्रंटल बोन्स को पैराइटल बोन्स से। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये मेटाट्रॉपिक सूचर, ये हमारे पास कोरोनल सूचर, लैम्बडॉयड सूचर और सजाइटल सूचर। तो ये हमारे पास 4 सूचर्स हैं। ये उसका साइड व्यू है, इसमें भी आप देख सकते हैं स्क्वैमस सूचर, लैम्बडॉयड सूचर, कोरोनल सूचर और इसमें सजाइटल सूचर। ये 4 सूचर्स मौजूद हैं जिसमें बोन फ्यूज़ होंगी और ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। फॉन्टिनल्स, एंटीरियर फॉन्टिनल या और ब्रैगमा भी कहते हैं, ये एक काइट की तरह होता है शेप और फाउंड जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर में, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर में पाया जाता है। इसको आप देख सकते हैं, ये एंटीरियर फॉन्टिनल या ब्रैगमा कहलाता है और ये पोस्टीरियर फॉन्टिनल है। 2 फॉन्टिनल मेन हैं और ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और ये ऑक्सीपिटल पार्ट पीछे का है और यहाँ पे टेम्पोरल बोन, वाल्व पैराइटल बोन, पैराइटल एमिनेंस, कोरोनल सूचर, फ्रंटल बोन, ग्लैबेला और ये बेस। पोस्टीरियर फॉन्टिनल और लैम्बडा जो कि वाई शेप सूचर होता है, जंक्शन ऑफ लैम्बडॉयडल सजाइटल सूचर कहलाता है। और ये लैम्बडॉयडल, ये जो लैम्बडॉयडल का पार्ट है ये लैम्बडॉयडल सूचर है। रीजन ऑफ द फीटल स्कल हमारे पास कौन से हैं? 5 हैं। ऑक्सीपोट, वर्टेक्स, सब ऑक्सीपिटल रीजन और सिंसिपोट रीजन एंड फेस। जो ऑक्सीपोट रीजन है लाई करता है बिहाइंड द पोस्टीरियर फॉन्टिनल और जो वर्टेक्स है ये बिटवीन होता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टिनल। सब ऑक्सीपिटल रीजन होता है द रीजन बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, यानी कि ऑक्सीपिटल के नीचे। एंड सिंसिपोट रीजन कौन सा होता है? इंटीरियर फॉन्टिनल एंड कोरोनल सूचर्स से लेकर ऑर्बिटल रिजेस तक। और जो फेस होता है एक्सटेंड होता है हमारा रूट ऑफ द नोज से टू द जंक्शन ऑफ द चिन और मेंटम एंड द नेक से। इसके अंदर आप देख सकते हैं एंटीरियर फॉन्टिनल और ब्रैगमा, कोरोनल सूचर, ब्रो, फेस, ऑक्सीपोटिएरा, पोस्टीरियर फॉन्टिनल, लैम्बडॉयड सूचर एंड वर्टेक्स। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का वर्टेक्स कहलाता है। इस पिक्चर को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। डायमीटर क्या है फीटल स्कल के? देयर आर 8 डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल। 6 लॉन्गिट्यूडनल है एंड 2 ट्रांसवर्स हैं।
लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर में सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर होता है, ये फ्लेक्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन करता है। सेकंड पे हमारे पास है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10.5 सेंटीमीटर होता है, पार्शली डिफ्लेक्स वर्टेक्स होता है। थर्ड पे ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर होता है, डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स। मेंटो 4 पे हमारे पास है मेंटो वर्टिकल 13 सेंटीमीटर होता है, जो कि ब्रो कहलाता है। 5 पे हमारे पास सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, जो कि फेस है। 6 पे हमारे पास सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पे हमारे पास सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर और सेकंड पे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। और थर्ड में पर ऑक्सीपिटो फ्रंटल है 11.5 सेंटीमीटर और उसके बाद है सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, मोंटो वर्टिकल 13.5 सेंटीमीटर, सब मेंटो वर्टिकल 11.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसके हैं 6 लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स हैं और उसके बाद 2 ट्रांसवर्स डायमीटर्स हैं हमारे पास। पहला है बायपैराइटल डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है बिटवीन पैराइटल एमिनेंसेस, और सेकंड बायटेम्पोरल डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर होता है, वो ये बिटवीन होता है फर्थेस्ट पॉइंट ऑफ कोरोनल सूचर एंड द टेम्पल। से इनको हम पिक्चर्स में देख लेते हैं। ये बायपैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ये पूरा हिस्सा, और ये बायटेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये पूरा हिस्सा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है फीटर सर्कुलेशन से। फीटर के अंदर किस तरह सर्कुलेशन होती है, किस तरह ऑक्सीजनेशन एंड न्यूट्रिशन उसके अंदर जाता है, एलिमिनेशन किस तरह कर होती है फीटस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर के ज़रिए देख लेते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये प्लासेंटा है और ये जो पूरा पार्ट है किस चीज़ का है, ये बेबी का है। ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये बेबी का पार्ट है। बेबी के अंदर हम फीटर सर्कुलेशन चेक कर रहे हैं किस तरह होती है। सही, तो बेबी के पास जो आता है वो प्लासेंटा से क्या आता है, प्लासेंटा से ब्लड और उसको ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है और इसके किससे यहाँ से होता हुआ जाता है इसके डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस से जाता है उसके वेन्स के अंदर, और ये जो वेन है ये जाती है किसके हार्ट के अंदर, फोरामेन ओवल, और फोरामेन ओवल से डक्टस आर्टरियोसिस से निकलती हैं और इसके पूरी बॉडी में जाती हैं। और ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है यहाँ से इसकी पूरी बॉडी में इसका जो बेबी का हार्ट है ब्लड पंप करता है, जो कि ऑक्सीजन के अंदर रिच होता है, और इससे बेबी को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और जो इसका लोअर पार्ट है यहाँ की लेफ़्ट किडनी, जो कि अम्बिलिकल आर्टरीज़ कहलाती हैं, ये अम्बिलिकल वेन जो कि मदर की तरफ वापस वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाती हैं। तो इनकी वर्डिंग भी देख लेते हैं। टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्या है, डक्टस वेनस है, जो कि कनेक्ट करता है अम्बिलिकल वेन को इन्फीरियर वेना केवा से, जो कि हमने पीछे देखा। ये इन्फीरियर वेना केवा है जो कि डक्टस वेनोसिस है। और सेकंड क्या है, फोरामेन ओवल है, जो कि ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। ये हमारे पास फोरामेन ओवल है, ये फोरामेन ओवल का पार्ट है। और जो थर्ड है हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस है, जो कि लीड करती हैं बाइफर्केशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी टू द डिसेंडिंग एओर्टा। डक्टस आर्टरियोसिस ये है हमारे पास, ये डक्टस आर्टरियोसिस है, यहाँ पर है, इसमें आप देख सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी के बाद क्लोज होगा, ये भी हम देखते हैं। और ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज़ हैं, जो कि
फ्रॉम द इंटरनल एलिक आर्टरीज से जाती हैं अम्बिलिकल आर्टरीज की तरफ, जो कि इंटायर अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, वो हो रहा है विया अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन के ज़रिए बेबी को ब्लड मिल रहा है। सेकंड पे जो कि डक्टस वेनोसिस है, ये शंट करती है ऑक्सीजन को, यानी कि ब्लड जो कि प्लासेंटा से अवे फ्रॉम द सेमी फंक्शनल लिवर एंड टुवर्ड द हार्ट, सेमी फंक्शनल लिवर की तरफ लेके जाता है और हार्ट की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हार्ट में आता है, पहला पॉइंट क्या है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा एंटर्स राइट एट्रियम विया इंफीरियर वेना केवा। प्लासेंटा के ज़रिए जो एंटर होता है राइट एट्रियम के अंदर और राइट एट्रियम से इंफीरियर वेना केवा के अंदर। और जो सेकंड है जो कि फोरामेन ओवल है, अलाउ करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन द राइट एट्रियम और रीच होता है लेफ़्ट एट्रियम में। और इसके बाद क्या होता है, जो कि डक्टस आर्टरियोसिस हैं वो कनेक्ट करती हैं एओर्टा को विद द पल्मोनरी आर्टरी और फर्दर शंटिंग ब्लड करता है, यानी कि लंग्स में उनको जाने नहीं देता और एओर्टा में चला जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग ब्लड ट्रैवल करता है हेड एंड बॉडी के हेड और पूरी बॉडी में, और दोबारा जाता है प्लासेंटा को एओर्टा के ज़रिए। अब इसकी थोड़ी वर्डिंग भी पढ़ लेते हैं। वर्डिंग क्या है, जो कि फीटल सर्कुलेशन है फॉलोइंग कोर्सेज का होता है। फर्स्ट क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा ट्रैवल होता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड जो कि प्लासेंटा से आता है फीटस के अंदर अम्बिलिकल वेन के ज़रिए। और उसके बाद जो अम्बिलिकल वेन होती है डिवाइड होती है टू ब्रांचेस में। पहले तो सप्लाई करता है पोर्टल वेन में लिवर को, सेकंड क्या करता है एनास्टोमोजिंग विद द डक्टस वेनोसिस में जाता है और ज्वाइन करता है इन्फीरियर वेना केवा को। इन्फीरियर वेना केवा से जाएगा हार्ट के पास और हार्ट उसको दोबारा पंप करेगा पूरी बॉडी में ब्लड मिक्स होके। तो फिफ्थ क्या है, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एंटर होता है राइट एट्रियम के अंदर और पास हो जाता है फोरामेन ओवल के अंदर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। और यहाँ पे इसकी मिक्सिंग होती है जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न करता है लंग्स के दरमियान और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर पास हो जाता है बाकी जो बाइकस्पिड वाल्व है, और उसके बाद एओर्टा में। 7 पॉइंट हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ हाथ और पाँव में 50% जाता है कोरोनरी कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड। 8वां पॉइंट जो इसका है, द रेस्ट ऑफ द ब्लड जो कि ट्रैवल करता है डिसेंडिंग एओर्टा से मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके साथ मिक्स होता है और जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाता है डक्टस आर्टरियोसिस में। 9 में क्या होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कलेक्ट होता है फ्रॉम द हेड अपर पार्ट एंड द रिटर्न टू द राइट एट्रियम। पूरी बॉडी से यानी कि ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए, और वहाँ से एंटर होता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा में दोबारा एंटर होता है और डिफरेंट एंगल्स में जाता है, और वहाँ से इन्फीरियर वेना केवा में जाता है और हेड एंड टुवर्ड द फोरामेन ओवल, और दोबारा फोरामेन ओवल की तरफ चला जाता है। मोस्ट ऑफ द लेसर जो 10 पॉइंट है, यानी कि मोस्ट ऑफ द लेसर ऑक्सीजन यानी कि ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम के अंदर में, फिर उसके बाद सुपीरियर वेना केवा में पास हो जाता है, और ये जो फ्लो होता है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा होता है लेफ़्ट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए। और जो 11 पॉइंट है उसके अंदर क्या है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है मिक्स होता है टू ब्लड फ्लोस के दरमियान जो कि एट्रियम के अंदर मिक्स होता है। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड वेसल्स या ब्लड ट्रैवल करते हैं लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। और उसके बाद क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है मोस्ट पास करते हैं पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टरियोसिस के ज़रिए, और वहाँ से डिसेंडेंट एओर्टा के अंदर पास हो जाता है। इसको अंदर भी आप देख सकते हैं, ये प्लासेंटा है और यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड जा रहा है। एरो क्या कर रहा है, नॉर्मल ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है, लिवर और हार्ट को मिलता है, वहाँ से एओर्टा को जाता है, वहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से पूरे बेबी के हेड को मिल रहा होता है, और इन लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड सरफेस किस तरह दिखती है।
इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ए में आता है, फिर उसके बाद ये बी है, ये सी पार्ट यानी कि लीवर को भी मिलता है, हार्ट को भी मिलता है, और फिर उसके हार्ट की दूसरी साइड पे जाता है और फिर एओर्टा में जाता है और वहाँ से बॉडी को सप्लाई होता है। सर्कुलेटरी चेंजेस क्या आते हैं बर्थ के दौरान, यानी कि जब भी बर्थ होती है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप किया जाता है, यानी कि उसको क्लैंप करके दोनों तरफ से बीच में से काटा जाता है, और जिसमें जो बेबी रिसीव कर रहा होता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मदर से वो इसका बंद हो जाता है, और इसके जो लंग्स हैं यानी कि वो एक्सपेंड होते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि बेबी अपनी ब्रीथिंग खुद से स्टार्ट कर देता है डिलीवरी होने के बाद। और जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, एल्वोलाई फूल जाते हैं, क्लियर जो भी उनके अंदर फ्लूइड होता है वो क्लियर हो जाता है, और बेबी का ब्लड प्रेशर बनता है सिग्निफिकेंट, एजुकेशन यानी कि पल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस हो जाता है उसका, डक्टस आर्टरियोसिस पुश हो जाती हैं, ब्लड उसको पुश करती हैं, और डक्टस आर्टरियोसिस जो हमने देखी थी वो क्या क्लोज हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, ये जो चेंजेस हैं इंक्रीज़ करती हैं प्रेशर इन द लेफ़्ट आर्ट्रियम। ब्लड प्रेशर जब उसका बनेगा लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और उसके अंदर क्या होगा डिक्रीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के दरमियान क्या होगा, जो सुराख बना होता है वो भी बंद हो जाएगा। और जो शिफ्ट है प्रेशर स्टिमुलेट करता है फोरामेन ओवल टू क्लोज, फोरामेन ओवल को भी क्लोज कर देता है। नंबर 5, स्ट्रक्चर चेंजेस बिकम परमानेंट, और ये जो स्ट्रक्चर चेंजेस हमने पीछे देखी हैं जो कि बंद हो गई हैं परमानेंट होती हैं, और फीटल स्ट्रक्चर इनकी बनना स्टार्ट हो जाता है, अराइज हो जाता है। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि मेन चेंजेस क्या होती हैं सर्कुलेटरी चेंजेस एट बर्थ, जो कि अम्बिलिकल वेन क्या बन जाती है, लिगामेंटस टेयर्स बन जाते हैं, और जो डक्टस वेन सेकंड पॉइंट क्या है, डक्टस वेनस क्या बनती है, लिगामेंटम वेनसेस बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि डक्टस आर्ट्रियोसिस होती हैं वो लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस बन जाती हैं, और जो फोरामेन ओवल है 4 पे वो फोसा ओवल बन जाता है, और 5 पे जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी बन जाती हैं। पिक्चर के अंदर भी इनकी चेंजेस देख लेते हैं कि ये जो अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ पे होती है ये कट हो जाती है, अम्बिलिकल वेन बन जाती है, और ये डक्टस वेनोसिस भी बंद हो जाता है, और ये डक्टस आर्टरियोसिस ये भी बंद हो जाता है, ये सारे क्या बंद हो जाते हैं। एक और भी पिक्चर है आगे वो भी देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें जो आपका थर्ड पार्ट है डक्टस आर्टरियोसिस, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ये इनकी बर्थ होने के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये जो पार्ट है ये जो हल्का सा पिंक हुआ है ये क्या ब्लॉक हो जाता है। और जो फीटल हार्ट रेट है एंड न्यू बॉर्न है इसमें भी यानी कि 2 चेंजेस आती हैं हार्ट के अंदर। पहला क्या है, यहाँ पे फोरामेन ओवल इसका ओपन होता है ये जो पार्ट है, और यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट क्या क्लोज हो जाता है फोरामेन ओवल, और इसमें ये पार्ट खुला हुआ होता है डक्टस आर्टरियोसिस, और डिलीवरी होने के बाद जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये भी ये भी बंद हो जाता है। और अगर ये वॉल्व बंद नहीं होता है तो हम उस बेबी को क्या कहते हैं कि इस बेबी को क्या हो गया है, इनकी उसके दिल में सुराख है। तो उसके दिल में सुराख इस तरह होता है यानी कि जो कि फीटस के दरम्यान जो कि ब्लड मिक्सिंग चल रहा होता है, जब बेबी मदर के यूट्रस के अंदर होता है तो उसके वॉल्व सही तरह पैदाइश के बाद बंद नहीं हुए होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अगर वॉल्व खुले रह गए तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसके दिल में सुराख है। तो अच्छी तरह से आपने इनके नाम वगैरह देख लेने। थैंक यू, होप यू लाइक इट।